नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है ज्योग्राफी की। ठीक, अब हम लोग क्लास 7 की ओर बढ़ चुके हैं। क्लास 7 में भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, पर्यावरण तथा हमारी पृथ्वी के अंदर। आज दोस्तों जो थर्ड चैप्टर है क्लास 7 का, हमारी बदलती पृथ्वी, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, बल्कि दोस्तों ये जो वीडियो है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। और मेरे साथ क्यों पढ़ना है, क्योंकि पढ़ तो आप लोग खुद भी सकते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, अगर जिसको हम लोग जिसका मतलब या जिसको डिकोड करके ना पढ़ें तो दोस्तों जो ज्योग्राफी है वो बोरिंग लगने लगती है। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बस आपको लास्ट तक वीडियो में बना रहना है और आप लोग खुद देखना। जब आपको अच्छा लगे तभी लाइक करना और तभी सब्सक्राइब करना। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण होती है? तो दोस्तों याद रखना, पृथ्वी में जो सेब बनते हैं, मान लीजिए जैसे कि पठार बन रहे हैं, मैदान बन रहे हैं, ठीक, उसके बाद दोस्तों स्टैग बन रहे हैं, बालू टिब्बा बन रहे हैं, है ना। और जैसे कुछ आपदाएं आती हैं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, भूकंप, तो दोस्तों इनके लिए जो है पृथ्वी में 2 बल कार्य करते हैं। एक तो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, मतलब कि एक पृथ्वी के अंदर से कार्य करते हैं, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं अंतर्जनित बल। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतर्जनित बल। ठीक, और इसी को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स। क्या कहते हैं? इंडोजेनिक फोर्स। और दोस्तों एक बल होता है जो पृथ्वी में बाहर से काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स या बहिर्जनित बल। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण होती है? तो दोस्तों याद रखना, जो भूकंप है, ठीक, भूकंप जो है दोस्तों ये पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण होती है। किसके कारण होती है? अंतर्जनित बल के कारण ये जो क्रिया है, ये जो भूकंप जैसी आपदा है, ये आती है। अच्छा, जो अंतर्जनित बल होता है ये भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आकस्मिक बल, सडन फोर्स, और दूसरा होता है पटल विरूपण बल। ठीक, तो जो आकस्मिक बल होते हैं, ये देखिए आप नाम ही से समझ जाओगे। ये जो भूकंप है दोस्तों, क्या आपको पहले से पता चलता है कि भूकंप आ रहा है? ये तो एकदम ही होती है ना घटना, एकदम ही से। तो ये बहुत सिंपल है, आप आराम से समझ जाएंगे। जो भूकंप है ये अंतर्जनित बल का परिणाम है, और अंतर्जनित में भी किसका? आकस्मिक। ठीक, आकस्मिक या सडन फोर्स का। ठीक, ज्वालामुखी है जो दोस्तों ये एकदमी से विस्फोट होता है। कभी कभी जो कुछ ज्वालामुखी हैं वो 100-200 साल तक सोए रहते हैं, सुसुप्त रहते हैं, ठीक, लेकिन फिर उनमें एकदमी से विस्फोट होता है। ठीक, और जो दोस्तों ये भूस्खलन वाला है, लैंड स्लाइडिंग, जब आप लोग जाते होंगे पहाड़ी एरिया में सैर करने तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ लैंड स्लाइडिंग होती है। ठीक, तो दोस्तों ये सब जो है पृथ्वी के अंतर्जनित बल के परिणाम है ना। तो ये जो तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे अब किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, ये जो तीनों क्रिया, मतलब ये जो तीनों ही चीज़ है, ये दोस्तों पृथ्वी के अंतर्जनित बल में भी आकस्मिक बल के कारण होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है जो पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण होती है लेकिन वो आकस्मिक बल में नहीं आती है, वो दोस्तों होता है पर्वत का निर्माण। क्या होता है? पर्वत का निर्माण। हमने पहले दोस्तों पढ़ चुके हैं कि दोस्तों हुआ क्या था, जो ये यूरेशियन प्लेट है इससे अपनी जो इंडियन प्लेट है, कौन सी दोस्तों? इंडियन प्लेट जो है दोस्तों ये जाके टकराई। ठीक, जब दोस्तों ये अपनी इंडियन प्लेट टकराई तो इसके बीच जो एक सागर था, टेथिस सागर, इसमें बहुत सारे अवसाद जमा थे। और जैसे दोस्तों ये दोनों ही टकराए तो ये जो अवसाद था दोस्तों, ये जो अवसाद था ये ऊपर की तरफ उठने लगा। तो दोस्तों ये सब जो क्रियाएं हैं ये पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण होती है, जैसे बृहस्पति पर्वत का बनना, है ना। तो ये सब हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे क्लास 9 के चैप्टर में। अभी जैसे एनसीईआरटी चला रही है वैसे हम लोगों को चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पृथ्वी के बहिर्जनित बल के कारण नहीं होता? तो दोस्तों देखिए, अंतर्जनित बल के कारण हमने समझ लिए। अच्छा, ये जो मैदान है, मैदान दोस्तों होता क्या है, नदी कहाँ कार्य कर रही होती है? नदी दोस्तों पहाड़ों को तोड़ के, है ना, जितना भी मतलब कि पहाड़ देखिए टूटते हैं, फिर नदी भी कुछ उसमें कटान करती हैं, उससे कुछ सेडिमेंट अवसाद इकट्ठा होते हैं, फिर नदी इसको अपने साथ से मतलब अपने साथ बहाकर, नदी हवा, है ना, वायु क्या करते हैं, इनको अपने साथ बहाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं, है ना। जैसे कि रेगिस्तान में बालू को जो है वायु उड़ाकर कहीं दूसरी जगह ले जाती है ना, फिर उसमें बालू टिब्बा बनाती है जो कि एक पहाड़ी नुमा आकृति लगती है। तो ये सब दोस्तों जितनी भी चीज़ें हैं पृथ्वी के बाहर हो रही हैं, तो ये सब बहिर्जनित बल के परिणाम है। तो एक तो मैदान का बनना, नदियाँ बनाती हैं, ये भी बहिर्जनित बल का कारण है। बालू टिब्बा दोस्तों ये भी बहिर्जनित बल का कारण है। अच्छा, ये जो छत्रक छैल है, छत्रक सेल की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों याद रखना, ये जो छत्रक सेल होती है ये ऐसे बनती है, इस आकार की होती है, मशरूम टाइप की। अच्छा, ये बनती कैसे दोस्तों?
जो रेगिस्तान में होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक चट्टान है, ठीक। अब होता क्या है, जो ये हवा चलती है, हवा दोस्तों क्या करती है, चट्टान को ऐसे काटती रहती है, काटती रहती है, ठीक। अब जब चट्टान को काटेगी हवा तो क्या होगा दोस्तों, ये देखिए, ये इतना चट्टान को इसने काट दिया, इधर से भी काटेगी, इधर से भी काटेगी, ठीक। फिर ये देखिए कुल मिला के इतना काट दिया। अब देखिए इसका कौन सा बन रहा है ना, ये देखिए एक मशरूम टाइप की बन गई है, अगर हम लोग इतना देखा जाए, ठीक। अगर इतना देखा जाए तो ये मशरूम टाइप की बन चुकी है ना, ऐसे समझ लो आप लोग। ये अब जो है ये चट्टान बन जाती है दोस्तों ऐसे टाइप की कुछ, ठीक, ऐसे बन जाती है, ठीक। इसी को दोस्तों कहते हैं छत्रक से, याद रखना। ये भी दोस्तों पृथ्वी के बहिर्जनित बल का परिणाम है। खाली ये जो पर्वत है दोस्तों, ये पृथ्वी के अंतर्जनित बल का परिणाम है, ठीक। तो याद रखना इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के उद्गम केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए मान लो दोस्तों, जैसे कि ये कोई दोस्तों क्या है, ये कोई भूमि है, ठीक। अब यहाँ पर जहाँ पर ये भूकंप उत्पन्न होता है नीचे, जहाँ इसका केंद्र होता है ना, जहाँ तो उत्पन्न होता है पृथ्वी के नीचे से, तो दोस्तों ये होता है उद्गम केंद्र, ठीक। और इसके ठीक ऊपर सतह पर है ना, जहाँ पर इसका सबसे पहले प्रभाव पड़ता है, वो दोस्तों होता है अधिकेंद्र, या इसको हम कहते हैं एपिसेंटर, ठीक। तो याद रखना, तो जो पहला कथन है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, ये भूपर्पटी है, और इसके नीचे का जो स्थान है जहाँ कंपन आरंभ होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र। अच्छा, ये जो इसके ठीक ऊपर का केंद्र होता है, जहाँ पर भूकंप का प्रभाव सबसे पहले पड़ता है और सबसे ज़्यादा पड़ता है, वो दोस्तों अधिकेंद्र होता है, जिसको हम लोग एपिसेंटर भी कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों वह स्थान जहाँ से लावा बाहर निकलता है और जहाँ से गैस बाहर निकलती है, तो वो दोस्तों जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब होता है ना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो सिर्फ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 1 2 3। तो दोस्तों याद रखना, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पी तरंगे, एक होती है एल तरंगे, और एक होती है दोस्तों एस तरंगे। कौन सी होती है, एक होती है एस तरंगे, ठीक, याद रखना आप लोग। अच्छा, पी एल और एस में अंतर क्या है, देखिए ऐसा समझ लो, देखिए पहले इसको लाइन से लिख लें। एक होती है दोस्तों कौन सी, पी, एक होती है एस और एक होती है एल, ठीक। एल को कहते हैं पृष्ठीय तरंगे, क्या कहते हैं दोस्तों, पृष्ठीय तरंगे। इसके बारे में विस्तार से हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, ये जो पी है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य, क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य, ठीक। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है पी और एस तरंग में, ठीक, कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ कौन सी है। तो दोस्तों जो एस तरंगे है इसको हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं। कौन सी तरंगे कहते हैं, इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं अनुप्रस्थ। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे, देखिए इसमें एस है और इसमें एस है, इसमें अनुदैर्ध्य में कहीं एस आ रहा नहीं आ रहा, तो जो एस है वो अनुदैर्ध्य होगी और जो पी है वो अनुदैर्ध्य होगी। अगर आपको एक पता है कि एस तरंगे अनुप्रस्थ को कहते हैं तो पी अपने आप पता है, और एल दोस्तों याद रखना ये पृष्ठीय तरंगे हैं। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट है, अब निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो दोस्तों जो पी एस एल ये तीनों क्या है, भूकंपीय तरंगे, और जो डी है वो नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से पी तरंगों को किस अन्य नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी हमने बात की पी और एस में कंफ्यूज मत होना, एस देखो इधर एस आ रहा है और अनुप्रस्थ में भी सा आ रहा है, ठीक। तो एस हो गई अनुप्रस्थ और पी हो गई अनुदैर्ध्य। तो इसमें पूछा है कि पी तरंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग से, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ तरंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पी तरंगे, एस तरंगे या एल तरंगे। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं इन्हें जाना जाता है एस तरंगे से, ठीक, जो कि हम बात कर चुके हैं अभी। फिर नेक्स्ट है, भूकंप का मापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। देखिए भूकंप का जो मापन है वो किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक। हिंदी में कहते हैं भूकंप लेखी, लेकिन जो नाम है अक्सर इंग्लिश में पूछा जाता है। याद रखना, जो सिस्मोग्राफ है इसके द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है, ठीक, भूकंप मापा जाता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, भूकंप मापा तो सिस्मोग्राफ के द्वारा जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ दे ये जो भूकंप की तीव्रता है ये किस स्केल पर पता चलती है, ठीक। ये जो पैमाना है किस स्केल पर दर्शाता है कि कितना भूकंप आया है। तो ये जो दर्शाता है जिसमें, इसको हम लोग कहते हैं रिक्टर स्केल। किसमें कहते हैं दोस्तों, रिक्टर स्केल पर जो है ये पैमाना दर्शाया जाता है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में है। तो दोस्तों ये जो एंजल जलप्रपात है, सबसे पहले तो ये आपको पता चला ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कैसा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात। और ये है कहाँ दोस्तों, याद रखना, ये है कनाडा और अमेरिका की, ये है दोस्तों वेनेजुएला में। कहाँ है,
वेनेजुएला में, याद रखना, एक मिनट, ये वेनेजुएला में है। अगर बात की जाए एंजल जलप्रपात, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और है ये वेनेजुएला में। वेनेजुएला दोस्तों कौन सा देश है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। तो एक चीज़ और याद रखना, जो वेनेजुएला है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है ना, जो उत्तर अमेरिका से पनामा स्थल संधि के द्वारा जुड़ा है, जो कि हमने बहुत बार बात कर चुके हैं। ठीक, तो इसका दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, जलप्रपात कहते हैं किससे हैं दोस्तों? आपने हिंदी में नाम सुना होगा झरना। ठीक, जो दोस्तों झरना है इसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। अच्छा, जलप्रपात का मतलब क्या होता है? जब ऊंचाई से नदी किसी ठोस सतह पर, ठोस चट्टान पर गिरती है तो वहाँ पर दोस्तों जलप्रपात का निर्माण होता है। जैसे कि अपने इंडिया में बात की जाए तो जो सुवर्ण रेखा नदी है इस पर एक हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ठीक, तो दोस्तों वो भी एक जलप्रपात है जहाँ पर और ये जो जलप्रपात होते हैं दोस्तों पर्यटन स्थल के रूप में काफ़ी फायदा करते हैं एक देश को। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों जो नियाग्रा जलप्रपात है वो है अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित। किसमें है? अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक, नेक्स्ट है जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर नियाग्रा कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात है। कौन सा है? विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर। ठीक, और इसके पहले हमने देख ही लिया कौन सा, ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कहाँ पर है? ये है अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर। और जो एंजल प्रपात है, एंजल जलप्रपात, ये है वेनेजुएला में। ठीक, और बात रही अब जो लास्ट वाला बचा है इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सी है? वो है दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक, नेक्स्ट है 26 जनवरी। 26 जनवरी 2001 को, है ना, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज शहर में आए भूकंप की तीव्रता निम्नलिखित में से रिक्टर स्केल में कितनी मापी गई थी? तो ये जो गुजरात शहर में आया था, सबसे पहले याद रखना 26 जनवरी 2001 में आया था। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना भूकंप की जो तीव्रता होती है कब बहुत ज़्यादा भयावह होती है? जब ये 5 के नीचे रहती है तो इसका जो असर है वो काफ़ी कम होता है ना के बराबर होता है। लेकिन जब 5 के ऊपर ये रिक्टर स्केल पे मापा जाता है तो इसकी तीव्रता काफ़ी विनाशकारी होती है। ठीक, अच्छा, ये जो ये जो भुज में आया था इसकी तीव्रता थी 6.9। ठीक, ये पूछ सकते हैं, याद रखना 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था जो कि काफ़ी विनाशकारी परिणाम भी अपने साथ लाया था। ठीक, नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने की क्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? देखिए इसमें 3 वर्ड आप लोग अच्छे से समझना। एक है अपक्षय, दूसरा अपरदन, तीसरा है निक्षेपण। अपक्षय को कहते हैं वेदरिंग, अपरदन को इरोजन और निक्षेपण को डिपोजिशन। ठीक, अपक्षय का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक ये चट्टान है या पर्वत है, जब इससे सैल मतलब किसी सैल से या चट्टान से जब ये टूटते हैं, ठीक, जब ये टूटते हैं और टूट के जब गिरते हैं इसी के आसपास, तो दोस्तों ये जो टूटना होता है, सैलों का टूटना, इसी को कहते हैं हम लोग अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय, या इसी को वेदरिंग कहते हैं। अच्छा, ये जो टूटे हुए टुकड़े हैं, ये जो अवसाद है, ठीक, इनको नदी अपने साथ, नदी या हवा, ठीक, अपने साथ ले जाती है बहाकर, और साथ में जो नदी है पहाड़ों को काटती भी रहती है। तो ये जितने भी अवसाद है एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं तो इसको दोस्तों कहते हैं अपरदन। क्या कहलाता है? ये इरोजन की प्रक्रिया कहलाती है। अच्छा, जब ये जो अवसाद एक जगह पर जाकर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर जमा कर दिए गए तो दोस्तों ये क्रिया कराएगी, यह प्रक्रिया कहलाएगी डिपोजिशन, या इसी को कहते हैं निक्षेपण। तो दोस्तों ये जो मैदान बनते हैं, जैसे उत्तर भारत का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये नदियों के द्वारा ही बनाया गया है, पहाड़ों को काट कर, मतलब कि जैसे हिमालय को काट कर ये सब मैदान बनाए गए हैं, हिमालय को मतलब अपरदित करके। तो दोस्तों में क्या कह रहा है? पृथ्वी की सतह पर सैलों को टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अभी हमने बात कर ली, क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। ठीक, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है वायु जल तथा हिमनद द्वारा अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देने की क्रिया क्या कहलाती है? वायु जल तथा हिमनद द्वारा अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अभी हमने बात कर दी, इसको कहते हैं अपरदन। ठीक, चट्टानों का टूटना अपक्षय है ना, और इसको इधर से उधर हवा या नदी द्वारा ले जाना अपरदन, और एक जगह जमा कर देना तो वो होता है निक्षेपण या डिपोजिशन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट, नदी बहते समय एक मोड़दार मार्ग पर बहती है।
इस मोड़दार मार्ग को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ तो 2-3 क्वेश्चन आपको पता चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक नदी है, ये ऐसे बह रही है, ठीक है, मोड़दार मार्ग पे बह रही है, ठीक। तो ये जो मोड़दार वाला मार्ग होता है इसको हम लोग कहते हैं विसर्प। क्या कहते हैं? विसर्प, या इसी को इंग्लिश में कह देते हैं मेंडर, ठीक, याद रखना, मेंडर या विसर्प। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? विसर्प में देखिए एक शब्द आ रहा है सर्प, और आपको पता है सर्प कैसे चलता है, स्नेक है ना, ऐसा ऐसे चलता है, जो हमने बनाया है यहाँ, ठीक, सर्प ऐसे तो चलता है, ठीक। तो ये दोस्तों हो गया, ये जो मोड़दार मार्ग होते हैं इसको कहते हैं विसर्प। लेकिन दोस्तों अब होता क्या है, कभी कभी है ना, कभी कभी होता क्या है, ये जो मोड़ होते हैं ये मोड़ बहुत पास आ जाते हैं, ठीक, कि ऐसे है ना, ऐसे। फिर दोस्तों होता क्या है, ये मोड़ एक जगह से कट जाते हैं, क्या होते हैं, अलग कट जाते हैं, ठीक। अब नदी जो है वो अलग बहने लगती है, अलग बहने लगती। तो दोस्तों ये जो मोड़दार अलग कट जाते हैं, जो मोड़दार होते हैं, मोड़दार मार्ग होता है, ये काफ़ी पास आ जाता है, जो विसर्प होता है काफ़ी पास आ जाता है, विसर्प के सिरे दोनों। फिर ये क्या करता है दोस्तों, नदी जो होती है अब इसको छोड़कर अलग बहने लगती है। होता क्यों ऐसा? क्योंकि जो नदी है वो अवसाद इकट्ठा करते चलती है। अब अवसाद के माध्यम से जब एक जगह ज़्यादा जमा हो जाता है तो नदी उस मार्ग को फिर छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि वो मार्ग उठ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो विसर्प बनता है दोस्तों, इसमें पानी बहुत जमा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं चाप झील या गोखुर झील। क्या कहते हैं? चाप झील या गोखुर झील, ठीक, याद रखना आप लोग। तो इसमें क्वेश्चन कहा है, नदी बहते समय एक मोड़दार मार्ग पर बहती है, इस मोड़दार मार्ग को क्या कहते हैं? तो याद रखना विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नदी से विसर्प कट के चाप झील का निर्माण करते हैं। तो ये हमने देख लिया अभी, चाप झील कहो या गोखुर झील कहो या इंग्लिश में ऑक्सबो लेक कहो, दोनों ही बात, तीनों ही बात एक ही है, ठीक, याद रखना। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। भैया जैसे ये नदी बह रही है, ठीक, इधर नदी बह रही है और यहाँ पर जो है तट जो है, एक किनारा जो है इसका उठा रहता है, बीच में तो नदी बहती है, तो ये जो किनारे उठे रहते हैं जिसके बीच में नदी बहती है, इन जो किनारों को कहते हैं तटबंध। क्या कहते हैं? तटबंध। ये उठे मतलब कि उठे रहते हैं, है ना, उत्थित तट होते हैं। जो थर्ड कह रहा है, मुख्य नदी से वह धारा जो अलग हो जाती है वितरका कहलाती है। अच्छा देखिए, इसमें 2 शब्द और समझने लायक हैं। वितरका और सहायक नदी का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये एक मुख्य नदी बह रही है, ऐसे मान लो, जैसे मान लीजिए ये एक मुख्य नदी बह रही है, ठीक, और कोई नदी यहाँ से इधर आई, ठीक, एक नदी इधर से आ रही है, ठीक, इधर आ रही है। तो ये जो नदी मुख्य नदी में आकर मिलती हैं, मिल जाती हैं, ठीक, याद रखना, ये आकर नदी में मिल रही है, मुख्य नदी में। तो ये जो नदी होती हैं जो आकर मिलती हैं, मुख्य नदी की सहायक नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज कहलाती है, ठीक, क्या कहलाती है? ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, अब होता क्या है, अब जैसे इस नदी में भी कोई मिल गया कि, तो 4-5 नदी जैसे मान लीजिए कि एक मुख्य नदी में आकर मिल रही है, और जो ये जो सहायक नदियां हैं इनको तो सहायक नदी कहते हैं। अब इन सहायक नदी की भी कुछ सहायक नदी आती होगी, ये इनमें मिलती होंगी। तो कुल मिला के ये जो एक पूरा पैटर्न क्रिएट होता है इसको हम लोग कहते हैं नदी का अपवाह, इसको हम लोग कहते हैं नदी बेसिन। क्या कहते हैं? नदी बेसिन या नदी तंत्र कहते हैं। आप लोग आगे पढ़ोगे क्लास 9 की एनसीईआरटी में कि गंगा नदी तंत्र क्या है, ठीक, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और जो सिंधु रिवर है उसका नदी तंत्र, और सबसे बड़ा अगर पूछ दे कि किस नदी का नदी तंत्र है विश्व का, तो वो आप लोग याद रखना अमेजन नदी, ठीक। हमने ये भी बात की थी कि जो अमेजन नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और जो लंबी नदी की बात की जाए तो वो है नील नदी। तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। वितरका, अच्छा देखिए, अब सहायक नदी समझ लिया, वितरका किसे कहते हैं, या जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो देखिए, अगर कोई मुख्य नदी में कोई नदी आ रही है, मिल रही है आके, ठीक, तो वो तो कहलाएगी सहायक नदी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, ठीक, अगर मुख्य नदी से कोई धारा निकल जाए, क्या हो, अगर मुख्य नदी से कोई धारा ऐसे अलग निकल जाए, ये जो मुख्य नदी से एक धारा निकल गई अलग, तो अब ये जो धारा निकल गई है ये उस नदी की, मुख्य नदी की वितरका कहलाएगी। याद रखना, ये जो धारा निकली है ये वापस आके मुख्य नदी में नहीं मिलेगी। तो जो मुख्य नदी से कोई अगर धारा निकलती है और वापस उस मुख्य नदी पे आकर नहीं मिलती है तो वो उस नदी की वितरका कहलाती है। तो अब चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं। अब देखिए क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नदी से विसर्प कट के चाप झील का निर्माण करते हैं, एकदम सही बात है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। मुख्य नदी से वह धारा जो अलग हो जाती है वितरका कहलाती है। तो ये जो तीनों कथन है वो एकदम सत्य है। आगे है, निम्नलिखित में से समुद्री तरंग के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैग या उपयुक्त सभी। तो समुद्री तरंग के द्वारा समुद्री गुफा भी बनाई जाती है, तो नाम ही से पता है। तटीय मेहराब भी बनाए जाते हैं, स्टैग भी बनाए जाते हैं, और उपयुक्त सभी। अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि समुद्री गुफा कैसे बनती है, फिर तटीय मेहराब कैसे बनते हैं, और फिर स्टैग कैसे बनते हैं। तो देखिए, पहले ओरल समझ लेते हैं।
समुद्री मान लीजिए कोई एक चट्टान है, ठीक, ये मान लीजिए ये कोई चट्टान है, ठीक, ये कोई चट्टान है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले पहले। ये कोई चट्टान है, इसमें होता क्या है, समुद्र का जो जल है वो टकराता रहता है, ठीक। मान लीजिए इसके इस छोर से जो है वो समुद्र का जल टकराता है, किस छोर से, इसके इस छोर से, इसके जो इस छोर है ये वाला, इतने छोर से दोस्तों क्या होता है, जो समुद्र का जल है वो टकराता है, ठीक। अब टकराता है तो दोस्तों इसमें कुछ दरार पैदा करता है, तो इसमें गुफा, मतलब कि एक गुफा टाइप का बना देता है। क्या बना देता है समुद्र, एक गुफा टाइप का बना देता है। तो याद रखना ये जो गुफा बनती है चट्टान के अंदर, याद रखना चट्टान के उस पार अभी पानी नहीं गया है समुद्र का, ये खाली हल्का सा जो है गड्ढा टाइप का बना दिया चट्टान के अंदर, जिसको मतलब कि हमको एक गुफा के टाइप दिखेगी, गुफा टाइप की दिखेगी। इसको दोस्तों कहते हैं समुद्री गुफा। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है समुद्री गुफा। लेकिन याद रखना जब ये पानी और अंदर जाता है, मतलब अब जब आर पार निकल जाएगा, इधर से उस पार निकल जाएगा, ऐसे आप लोग समझ लो। ये जो ऐसे है, मान लो अब जो है, अभी तक यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो था समुद्र का पानी जो था पीछे नहीं जा पा रहा था, लेकिन अब जो है आर पार निकल जाएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं तटीय महराब। क्या कहेंगे इसको, तटीय महराब कहेंगे। और उसके बाद अच्छा अभी हम जो है इसका बुक के हिसाब से भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी चित्र के माध्यम से, ठीक। उसमें आप लोग फिर से देख लेना, प्लेलिस्ट एक पड़ेगी, उसमें आप लोग अच्छे से देख लेना। अच्छा स्टैग किसे कहते हैं, अब होता क्या है, जैसे कि ये है, यहाँ तक तो आपको पता चले, यहाँ बनी गुफा, फिर पानी आर पर निकल गया, तो ये हो गया तटीय महराब, ठीक, ये हो गया तटीय महराब। अब होता क्या है दोस्तों, धीरे धीरे ये जो गुफा है, ये जो गुफा है ये और ऊंची होती जाती है, ठीक, ये जो है ऊपर तक, मतलब ये जो पानी है ऊपर तक पहुंचता जाता है। तो अब दोस्तों होता क्या है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये भी जो है समुद्र काट देता है। अब यहाँ से पता क्या होगा, अब यहाँ पर जो है एक हिस्सा खाली ऐसे रह जाएगा, ये मतलब जो पहले ऐसा था ऐसा, अब ये ऐसा नहीं रह जाएगा। अब हो जाएगा दोस्तों ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा है वो भी कट जाएगा। अब खाली बचेंगे ये दो चीज़ बचेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे स्टैग, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी जो हैं वो सत्य हैं, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आकृति, निम्नलिखित में से किस आकृति का निर्माण पवन के द्वारा नहीं किया जाता। बालू टिब्बा, बिल्कुल देखिए जो रेगिस्तान एरिया में क्या होता है, हवा अपने साथ बालू को इधर से उधर ले जाती है, ठीक। अब होता क्या है, कहीं पर जो है इस तरह की आकृति बन जाती है, खूब सारी बालू जो है वो एक तरफ इकट्ठा कर देगी। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो पहाड़ी नुमा आकृति बन जाती है बालू की, पहाड़ी टाइप की, इसी को कहते हैं बालू टिब्बा। तो ये पहला तो सही है। छत्रक शैल किसे कहते हैं, जो अभी हमने बात की थी, मशरूम टाइप की होती है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये कोई चट्टान है, इसको हवा जो है नीचे नीचे आसानी से काट देती है, ठीक। नीचे का भाग थोड़ा नम रहता है, आसानी से काट देती है। फिर दोस्तों होता क्या है, ये जो आकृति है बन जाती है एक मशरूम की तरह, ये आकृति जो है ये एक मशरूम की तरह बन जाती है, इसी को कहते हैं छत्रक शैल, ठीक। याद रखना ये आपको रेगिस्तान वाले एरिया में आराम से देखने को मिल जाएगा। अच्छा जो लोएस होते हैं दोस्तों, ये बड़े रेत के मैदान होते हैं, इनको लोएस कहते हैं, ठीक, जो कि चीन का जो है सबसे बड़ा लोएस का मैदान है। अच्छा स्टैग किसे कहते हैं, ये हमने बात कर ली, ये समुद्र के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है फिर चाप झील कहाँ पाई जाती है, हिमनद, नदी घाटी, रेगिस्तान, या इनमें तो कोई नहीं। तो हमने बात की है जो चाप झील होती है वो जो विसर्प होती है, जो नदी के विसर्प होते हैं पास में आकर, उनका जो सिरा है पास में आकर नदी से अलग हो जाते हैं, तो दोस्तों वो जो है चाप झील का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग गोखुर झील कहते हैं। तो ये नदी घाटी के द्वारा ही बनाया जाता है। अब नेक्स्ट चल, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण होने वाली कौन सी घटना है। तो एक तो जो ज्वालामुखी है, ये अचानक जो है पृथ्वी का जो अंतर्जनित बल है, एंडोजेनिक जो फोर्स है, इसके अचानक उत्पन्न होने से ये जो ज्वालामुखी है, मतलब कि ये आकस्मिक बल से बनते हैं। भूकंप भी आकस्मिक बल से, और जो दोस्तों बाढ़कृत मैदान है, ये दोस्तों आकस्मिक बल से नहीं बढ़ते हैं, ये बनते हैं पृथ्वी के जो बहिर्जनित बल होते हैं, एक्जोजेनिक फोर्स, उससे बनते हैं। वलन की प्रक्रिया भी दोस्तों, ये जो है वलन वाली प्रक्रिया, ये होती तो अंतर्जनित बल से है, लेकिन ये आकस्मिक गति में नहीं आती है, ठीक। तो ए तथा जो बी है वो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, याद रखना आप लोग, ए तथा जो बी है वो करेक्ट हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।